सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके अगले उत्तरीय प्रश्नों को। और ये जो आपके प्रश्न है ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न है। सारे के सारे 255 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। सारे के सारे प्रश्नों को मैंने 5 पार्ट में करवा दिया है और आपके राजन सीरीज के प्रश्नों को भी मैंने करवा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 9, इसको जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? टोटल इनको जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5869। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर लिख करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, बच्चों को तो हम ऐसे ही बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ही बताने की बात हो रही है। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग में ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को जोड़ सिखाओगे, घटाना सिखाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है या जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु। ठीक है, ये सब जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। और भी हमेशा यूज होता है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 है सम संख्या तथा विषम संख्या में क्या अंतर होता है? तो आप सभी को पता है कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वे सभी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वे क्या होती हैं? वे विषम संख्याएं होती है। तो बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा पूर्णतः विभाजित होते हैं, जबकि इसके विपरीत विषम अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा अगर हम सम संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्याएं क्योंकि ये सब 2 से कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। श्रुतलेख और सुलेख में क्या अंतर है? तो इसको आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ। श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना। तो सुन कर लिखना को श्रुतलेख कहते हैं। और सुलेख, सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना। सुंदर सुंदर लेख यानी सुंदर सुंदर लिखने को ही सुलेख कहते हैं। ठीक है, इसको हम नकल भी कह सकते हैं। तो श्रुत लेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुन करके, टीचर कोई कहानी बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, हम उसको सुन करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रुत लेख हो गया। सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि उसे रुचि से भी पढ़े। सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों से कि अपनी राइटिंग को अच्छा करो, अपनी राइटिंग को अच्छा करो ताकि देखने में आप जो आपने लिखा है उसको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ने वाले को। ठीक है, और हम लोग के स्कूल में दोस्तों, जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हमारे स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता होती थी। तो सुलेख प्रतियोगिता होने का रीजन यही था कि सभी बच्चे सुंदर लिखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए। कितने अमरूद है? 64 अमरूद। 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना अमरूद मिला? तो 64 में हम जब 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। तो यानी कि हमने प्रत्येक बच्चे को कितना कितना अमरूद दिया? 16 अमरूद दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। अभी मैंने आपको बताया था जब बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाया था कि आरोही का मतलब होता है, आरोही बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है। तो आरोही क्यों? अगर कोई चीज ऐसे, जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, हम ऊपर जा रहे हैं तो आरोही का मतलब ऊपर बढ़ना है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से आगे बढ़ना, यही आरोही होता है। तो अवरोही ठीक इसका विपरीत यानी कि अपोजिट है। अवरोही मतलब जब हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं तो ये अवरोही हो गया। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में हम लिखते हैं या सजाया जाता है तो इसे हम अवरोही कहते हैं। जैसे कि 11 से कम है 9, 9 से कम है 7, 7 से कम है 5 और 5 से कम है 2। तो ये क्या हो गया? अवरोही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जब बहुत अधिक आश्चर्य होता है, हमें बहुत खुशी होती है, शोक होता है, उत्साह होता है, आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो अंधेरा, तिमिर और तमस 2023 में ही पूछे हुए प्रश्न है सब।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, जब हम इसको 7 से भाग देंगे, 6534 को जब हम 7 से भाग देंगे तो आप देखिए यहाँ पर, तो 7 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे क्योंकि 7 से छोटा है 6। तो हम जब 9 बार पढ़ेंगे तो 7 नमा आ जाएगा 63। ठीक है, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 को हम उतारेंगे तो 7 त्रिक 21। फिर यहाँ पर देखिए 2 बच गया, फिर यहाँ से हम 4 को उतारेंगे तो ये देखिए फिर 7 त्रिक 21, फिर यहाँ पर शेष 3 बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर शेषफल 3 है और भागफल 933 है, तो बस वही लिखा है, भागफल 933 और शेषफल 3। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये दो संख्याएं हैं 65,342 और 28,443, इसको जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 5, 4 और 4 8, 3 और 4 7, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9, 93,785 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित करिए। अनुस्वार और अनुनासिक हमने पढ़ा है। अनुस्वार ये अंग की मात्रा होती है, जैसे कि अंगूर हुआ, लंगूर हुआ, ठीक है, मंदिर हुआ, इसमें ये लगता है। और जो ये अनुस्वार हो गया, अनुनासिक जैसे कि चांद, गांव, ठीक है, इन सब पे क्या लगता है, अनुनासिक लगता है। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक, नासिका मतलब नाक, तो जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे कि उंगली, आंधी आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या है, इसी को हम पहले प्राकृतिक संख्या कहते थे, लेकिन अब इसका संशोधित रूप आ गया है। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे जैसे नेचुरल नंबर का हम अगर बात करें तो नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति, जो हमें प्रकृति ने दिया। जब हम छोटे बच्चों को गिनती गिनना सिखाते हैं तो हम छोटे बच्चों को 1 से ही गिनती गिनना सिखाते हैं। बच्चों को पहले जीरो का कॉन्सेप्ट हम बताते ही नहीं है, जीरो का मतलब कुछ बताते नहीं, हम पहले उनको गिनती सिखाते हैं तो 1 से ही सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेचर में, अब बच्चे को अगर आप कंकड़ पत्थर दोगे तो वो 1 2 3 4 ऐसे ही तो गिनेगा उस कंकड़ पत्थर को, या अगर आप बच्चे को पत्ते दोगे किसी फूल के या फल के तो पत्तों को भी वैसे ही गिनेगा। तो इस तरीके से जो प्रकृति में, जैसे हम 1 से संख्या को शुरू कर रहे हैं तो 1 से लेकर के गणित में 1 2 3 यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ये संख्याएं गिनने की संख्याएं कहलाती हैं, या वस्तुओं को गिनने या क्रम में रखने के लिए हम प्राकृतिक संख्या का ही प्रयोग करते हैं। 2020 और 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो किसी भी भाषा को सीखने के 4 ही अंग होते हैं। सबसे पहले सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसके बाद फिर ध्वनियों का ज्ञान बच्चों को कराते हैं, फिर वर्णों का, फिर वाक्यों का, और फिर उसका अर्थ समझाते हैं। 2020 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। मौन वाचन किसे कहते हैं? जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है, या जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना हम पढ़ लेते हैं, चुपचाप पढ़ लेते हैं, उसे हम मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है और इसमें बालक ज्यादा सीखते हैं। जैसे कि कोई कहानी पढ़ने को कहा गया, सारे बच्चे अपनी अपनी किताब को देख रहे हैं और अपना अपना पढ़ रहे हैं, सब लोग मन में पढ़ रहे हैं, कोई बोल करके नहीं पढ़ रहा है, और जब मन में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इसको मौन वाचन कह रहे हैं। इसके अलावा हम चुप रह के पढ़ रहे हैं, जब हम बोलते नहीं है तो उसको भी मौन ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग मौन व्रत है, मौन व्रत का मतलब उन्हें आज बोलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है। मौन वाचन किसके लिए, गद्य या पद्य किसके लिए उपयोगी है? तो जो मौन वाचन होता है वो गद्य के लिए उपयोगी, जैसे कि कहानी है, नाटक है, काव्य है, इसके लिए। अगर हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई काव्य है जिसमें हमें रस, छंद, अलंकार ये सब लगा करके पढ़ना है, तो इसको हम बच्चों को एक तरीके से गा करके या गीत के माध्यम से ही कराएंगे, तो ये पद्य में आता है। लेकिन नाटक, कहानी ये सब गद्य में आता है। ठीक है, तो मौन वाचन कहानियों के लिए, नाटक के लिए, इन सब के लिए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता, क्यों? क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है, रस, छंद, अलंकार इन सभी का ध्यान रखना होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 है मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। तो मौन वाचन जब हम मन में पढ़ते हैं कोई चीज तो वो बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, इससे वाचन गति का विकास होता है। पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना होता है, वाचन का अभ्यास करना होता है और शब्द का लक्षणार्थ ज्ञान लेना होता है और पढ़ी हुई सामग्री का सही सही उत्तर भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मौन वाचन कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का, एक गहन वाचन और एक द्रुत वाचन। क्वेश्चन नंबर 20 है भाषाई कौशल बताइए। किसी भी भाषा को सीखने के कौन कौन से कौशल होते हैं, ये बार बार पूछता है। सुबोपदी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सब आप टीचर बन जाओगे तभी भी ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है सुलेख का महत्व बताइए। तो सुलेख डॉक्टरी परिचय में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उनका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरी पर्चे का जिक्र क्यों किया गया है, हम सभी को पता है कि आज तक समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। ठीक है, यानी कि अगर एक तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि डॉक्टर अगर सुंदर लिखते तो शायद हम पढ़ लेते कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो सुलेख का मतलब सुंदर लेख होता है। तो यहाँ पर ठीक अपोजिट बात की गई है, क्योंकि डॉक्टर की ही बात हमेशा करते हैं हम कि वो क्या लिखते हैं हमें समझ में नहीं आता है। तो सुलेख का मतलब सुंदर लेख होता है। सुंदर लेख का बहुत महत्व होता है दोस्तों। मैंने देखा है अपने जीवन में, जो अनुभव किया वही आपको बता रही हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जिनको आता कम था या जो कमजोर थे थोड़ा पढ़ने में, लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्हें हर एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, सिर्फ राइटिंग अच्छी होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी सुंदर लिखा करिए, खासकर एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास या शुद्ध उच्चारण की विधियां बताइए। कैसे हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। उच्चारण की प्रतियोगिताएं स्कूलों में करवाई जाएं। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित किया, जो कि हम लोग के स्कूल में ये सब चीजें दोस्तों होती थी। भाषण भाषण प्रतियोगिता, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ तक कि जो श्लोक पाठ प्रतियोगिता भी होती थी, इसलिए बच्चे गीता के श्लोक भी याद करते थे। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार उसे अभ्यास कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए। तो प्रिय, हितैषी, अनुज, शुभचिंतक। अनुज मतलब छोटा होता है, याद रखिएगा, और अग्रज मतलब बड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 है अव्यय को 100 उदाहरण समझाइए। तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे कि आज, कल, इधर उधर, किंतु परंतु। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो अनुनासिक मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें नासिका का यूज होता है। तो देखिए अनुनासिक ध्वनियों में जैसे कि धुंधले है, कुआं है, चांद है, भांति है, कांच है। ठीक है, कुआं यहाँ पर रहेगा, ये चांद बिंदी। इसके अलावा गांव है, इसमें भी चांद बिंदी ही लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार किसको कहते हैं, जो केवल बिंदु होता है, जो कि अंगूर पर लगता है। ठीक है, इसके अलावा मंदिर पर भी लगता है, तो ये अनुस्वार होता है। ठीक है, और ये अनुनासिक है जिसपे चांद बिंदी लगती है। क्वेश्चन नंबर 26 है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित बताइए। तो संयुक्त जो स्वर हैं वो यहाँ पर आप देखिए ए, ओ और औ हैं। और दो स्वरों का संयुक्त रूप इस प्रकार है, जैसे अ और ई को मिला करके ए है, अ और उ को मिला करके ओ है, अ और ए को मिला के ए है, और आ और ओ को मिला के औ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो राम के द्वारा रावण को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 28 है लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। तो लिखना सिखाने की पद्धति में देखिए सार्थक रेखाएं खींचने की बच्चों को विधि बता सकते हैं, या बिल्कुल सीधी लाइन खींचना या तिरछी लाइन खींचना। क्वेश्चन इसके बाद देखिए खंड लेखन विधि, फिर रेखानुसरण विधि है, फिर अनुलेखन विधि है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि और मांटेसरी विधि आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। तो शब्द ध्वनियों व उनकी सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। शब्दों का ध्वनियों व उनकी सहायता का ज्ञान करवाना,
जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके। या सिंपली इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब बच्चों को हम आरोह अवरोह का अभ्यास कराएंगे कि यथासंभव कहाँ पर कितनी जगह देनी है, कहाँ पर कैसे रुकना है, जब पूर्ण विराम आए थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। लगातार बच्चे अगर पढ़ेंगे, वो पूर्ण विराम का मतलब नहीं समझेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब अगर नहीं समझेंगे, तो फिर वो जो भाषा है वो सार्थक रूप से, अब इसका मतलब बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं या हम उनको सिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह उचित आरोह अवरोह, कहाँ पर हमें तेज बोलना है, कहाँ आवाज को धीरे रखना है, कहाँ किस भाव का प्रयोग करके हम कहानी को पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हमें बच्चों को सिखाना होता है। तो आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ पाए। पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आग, अनल, पावक और ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 31 है, घटाने से क्या आशय है। तो जोड़ने की प्रक्रिया के ठीक विपरीत क्या होता है, घटाना होता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को हम कम कर देते हैं तो उसे ही हम घटाना कहते हैं। घटाने का चिन्ह, जैसे कि 5 में से 2 को हमने घटा दिया तो 3 आ गया। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों को बोध कराना, यानी कि जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, बच्चे वो कितना समझ पा रहे हैं। बोध कराना, ज्ञान कराना, सिंपल सी चीज है। जब हम बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कहानी, कविता कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको कितना सीख पा रहे हैं, या अगर उनसे हम पूछ रहे हैं तो वो कितना बता पा रहे हैं, यही होता है बोध कराना। जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, आह्वान करना, पुकारना, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, किसी पुस्तकालय की एक अलमारी में 725 किताबें हैं, तब 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। कितनी किताबें हैं, 7,19,925 किताबें। तो देखिए, एक अलमारी में 725 किताबें आ रही हैं, तो इतनी पुस्तकों को रखने के लिए हमें कितनी अलमारी की जरूरत होगी। 7,19,925 में हम भाग दे देंगे 725 का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी अलमारियों में जो किताबें हैं ये इतनी सारी वो आ जाएंगी। तो ये हमारी 993 अलमारियां हमको चाहिए 7,19,925 किताबों को रखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो वह वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, तो इस वाक्य में सिर्फ एक काम हो रहा है, लिखने का। मोहन चाय बना रहा है, तो काम क्या हो रहा है, सिर्फ चाय बनाने का। यानी कि जिस वाक्य में केवल एक काम हो रहा होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। स्पष्ट करें। वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक, जैसे कि और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि द्वारा जुड़े हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं अथवा वर्ण का अर्थ बताइए। तो वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके। अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ठीक है। इसको हम बहुत छोटा, इसको हम बांट ही नहीं सकते, इनका खंडन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 37 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने और प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का जिनको प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। तो दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 40 है, इकाई किसे कहते हैं। गिनती या संख्या में एक के होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है,
इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है या फिर हजार पर है आदि। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि 3, 6, 9, 5 में 6 का स्थानीय मान अगर पूछेगा तो ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 सैकड़े की जगह पर है तो 100 से हम इसमें गुणा करा रहे हैं। ठीक है, ये सैकड़े की जगह पर है तो 100 से गुणा करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है 3, 4, 6 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो इस तरह से लिख करके 6 इकाई की जगह पर है तो 1 से गुणा होगा, 4 दहाई की जगह पर है तो इसमें 10 से गुणा होगा और 3 सैकड़े की जगह पर है तो इसमें 100 से गुणा होगा, तो ये 300 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12, 13, 14, 15। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जब चीजें लिखी होती हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से बच्चों को गिनती हम सिखा पाए खेल खेल में, कहानी के माध्यम से, कि 1, 2, 3, 4 को पहचानवाने से पहले ही हम बच्चों को 1, 2, 3, 4, 5 गिनने आए। यही होता है संख्या पूर्व तैयारी। 2020, 2022 दोनों में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 है हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे इस प्रकार से लिख करके हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, हमने लिखना था तो हमने लिख दिया राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, अब हम बाजार लिखना भूल गए तो हम क्या करेंगे, हंस पद का प्रयोग करेंगे, फिर ऊपर हम लिख देंगे बाजार, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 46 है आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो नभ, गगन, आसमान, व्योम, अंबर। 2020 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 लेखन किसे कहते हैं अथवा लेखन का अर्थ बताइए। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को ही लेखन कहते हैं। अपने मन के भावों को, विचारों को जब हम लिख करके प्रकट करते हैं तो इसे ही लेखन कहते हैं, जिसे कविता, कहानी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 48 है पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए अथवा पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। यानी कि पढ़ने में अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो क्या रीजन है। पढ़ने की कला का अभाव है, पठन में बच्चे की रुचि नहीं है, रुचि का अभाव है, चिंतन का अभाव है, मन की एकाग्रता का अभाव है, या दृष्टि दोष या बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 49 है अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो या, रा, ला, वा ये चारों ही क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 50 है उष्ण व्यंजन से क्या तात्पर्य है अथवा उष्ण व्यंजन क्या होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान को छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं, या फिर ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से ऊष्मा निकलती, जैसे कि तीनों श, स और ह। ठीक है, तो इन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 50 क्वेश्चंस को देख लिया और ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। सारे विषयों के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों की ही मैं करा रही हूँ, तो आप लोग सारे की सारी क्लासेस को देखते रहिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए 4th सेमेस्टर के, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।